अच्छा, विदाउट डिलेइंग, क्योंकि टाइम आपको पता है कि बहुत कम है, आई रिक्वेस्ट डॉक्टर फरीदुद्दीन की आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, हमारे अपने लोग हैं सारे पीसीडीए के जो इतने यानी ऐसे टाइम पे जिस वक्त सब गहरी नींद में होते हैं सारे लोग, इस वक्त भी नींद में होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन मेरी कोशिश होगी कुछ उठ जाए हैं। अच्छा, गहरी नहीं है, नींद में है, तो 12 उठ जाए ताकि कुछ थोड़ा सा हम अपनी रिवायत जो एक रमज़ान की होती है उसको बरकरार रखें और उसमें हम CME भी करें। और सेल्फ फार्मा का भी थैंक्स कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को जो है वो स्पॉन्सर करके सारे लोगों को जमा किया है। हमारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत दिनों से मुलाकातें नहीं होती हैं, तो इस बहाने सबसे मुलाकातें हो जाती हैं, आइडियाज़ शेयर हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वक्त डायबिटीज़ के लिहाज से जो चीज़ें हैं बहुत कॉमन भी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़रूरी भी है। बेसिकली बियॉन्ड डायबिटीज़ मैनेजमेंट, बेनिफिट्स ऑफ एम्पाग्लिफलोजिन, यानी इसके ऊपर आज छोटी सी डिस्कशन है और हमारे पास पैनल ऑफ एक्सपर्ट भी हैं माशाल्लाह, जो इसके बारे में जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, उसको डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ मैनेजमेंट में जो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा जो चेंज आया है, वो एक बहुत चेंज है। यानी पिछले 20-30 सालों में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, एक ही तरह की ट्रीटमेंट होती थी। इवन के जिन्होंने आज से 20-22 साल पहले डिप्लोमा किया था, तो उस ज़माने में उनको ये चैलेंज भी होता था कि डिप्लोमा करने का क्या फ़ायदा भाई, यार ये वही 2-4 दवाएं तो लिखनी होंगी, वही एक नार मुंह वाली गोली है और एक खाने के बाद वाली गोली है, एक सुनहरी पन्ने वाली गोली है, एक नीली पन्ने वाली गोली है, 2 ही गोलियां हैं। तो क्या ज़रूरत है कि आप इतना ज़्यादा पढ़ाई करें। लेकिन जैसे से डायबिटीज़ बदली और डायबिटीज़ के साथ प्रॉब्लम्स आए और सारे मसले आए, तो इसीलिए ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ भी चेंज हुई और ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ ने सिर्फ ग्लूकोसेंट्रिक अप्रोच से निकलकर जो डायबिटीज़ के जो डिफरेंट कोर डिफेक्ट्स हैं बॉडी के अंदर, उनके ऊपर काम करना शुरू किया और ओवरऑल जो मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रिलेटेड टू डायबिटीज़ है उसको कम किया। तो उन्हीं में से जो है वो एक जो न्यूअर तो खैर नहीं है, इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, और वो SGLT2 इनहिबिटर्स, और वो आई मार्केट में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई और इसको बाज़ लिटरेचर ने और बहुत सारे हमारे पास जो आर्टिकल्स जो हम पढ़ते हैं, जो स्टडीज़ पढ़ते हैं, तो उसको गेम चेंजर भी कहा गया है इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट। और गेम चेंजर मीन्स कि पूरी सारी चीज़ों को बदलने वाला है। तो ये वर्ड भी बहुत कॉमनली हर जगह इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी एक इस्तेमाल होता है। तो विद दिस आई एम डॉक्टर फरीद, सबको पता ही है, पास्ट प्रेसिडेंट प्राइमरी केयर डायबिटीज एसोसिएशन, और हमारे साथ प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं और सारे लोग भी मौजूद हैं माशाल्लाह। नेक्स्ट, SGLT2 इनहिबिटर्स की रिकमेंडेशंस पूरी जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी एसोसिएशन है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी, ESC, ESD, सब ने इसको रिकमेंड किया है कि दे आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन एस्टेब्लिश्ड CVD पेशेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ पैदा हुई है कि हम हमेशा से मेटफॉर्मिन पढ़ते हैं और अभी भी मेटफॉर्मिन ही है, बट कुछ पेशेंट्स या कुछ ऐसे लोग जिनको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज है, तो वहां पे हमें फर्स्ट लाइन के तौर पे इसको यूज करना है। क्यों करना है उसी को हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये भी हम सबको पता है कि डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक बहुत ही ज्यादा लिंक्ड डिजीज है, और मोस्टली जो मॉर्बिडिटी जो डायबिटीज के अंदर पेशेंट्स के अंदर होती है, 80% जो मॉर्टेलिटी है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ होती है। और डायबिटीज में 2 to 4 fold ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ हार्ट फेलियर है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और 40% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू हार्ट फेलियर इज ड्यू टू डायबिटीज। तो ये डायबिटीज हर जगह कार्डियोवैस्कुलर के जितने भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करती है। हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब और ज्यादा इस पर रोशनी डालेंगे। नेक्स्ट,
सीवीडी की जिस तरीके से अभी डिस्कशन हुआ कि ओवरऑल जो है वो मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी डायबिटीज में जो है बहुत ज्यादा कॉमन है, वो भी इस स्टडी के थ्रू जो है वो प्रूव हो रही है कि बहुत कॉमनली जो है वो डिजीज कॉज हो रही है। और आमतौर पर जो सीवीडी इवेंट्स हैं जो नॉन डायबिटिक के मुकाबले में डायबिटीज में अर्लियर डेवलप होते हैं, यानी 10 to 15 ईयर्स अर्लियर, ये सारी चीजें इसके साथ होती है। नेक्स्ट इसमें ये एक टाइमलाइन स्टडी थी जिसमें पीपल विद डायबिटीज एंड सीवीडी डिजीज डाई अर्लियर देन दोज विदाउट डायबिटीज और सीवीडी डिजीज। नेक्स्ट करें जरा, इसी की पिक्चर जो आएगी कि अगर एक ऑन एन एवरेज एक 60 इयर्स ओल्ड अगर एवरेज लाइफ स्पैन होता है, एक नॉर्मल बंदा जिसको कोई डायबिटीज कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर उसी को अगर डायबिटीज डेवलप होगी तो उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो 6 इयर्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। नेक्स्ट, और अगर उसके साथ डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो 12 इयर्स, यानी कि वो 60 से अगर आप 12 माइनस करें तो 48 की एज में भी जो है वो डेथ हो सकती है। और हम लोग अक्सर देख ही रहे हैं आजकल कि बहुत कॉमनली यंग एज के अंदर हमें कार्डियोवैस्कुलर डेथ के, सडन कार्डियक डेथ के और इनके इंसिडेंट्स जो है वो हमें बहुत नुमाया मिल रहे हैं। यानी पहले हम कहते थे बहुत एज में जाके कुछ होगा, तो अभी जो है वो यंग एज के अंदर भी हमें सडन कार्डियक डेथ और उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड एसीवीडी की जो दूसरे इश्यूज हैं, एमआई, एंजाइना और हार्ट फेलियर, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो आ रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डायबिटीज के साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम होती है। तो ये बहुत ही लिंक्ड डिजीज है कार्डियोवैस्कुलर डेथ। नेक्स्ट, SGLT2 इनहिबिटर, जिस तरह के हम सबको पता है कि ये एक वो ड्रग्स हैं जो बीटा सेल्स या अल्फा सेल्स या पेंक्रियास पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इवन के इसका और चीजों पे इफेक्ट नहीं है। ये एक किडनी के थ्रू जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ जो ग्लूकोज है, जो कि एक मेजर पार्ट होता है, क्योंकि जितना भी GFR के थ्रू जो फिल्टर्ड ग्लूकोज होती है वो जो रीअब्जॉर्ब हो जाती है, उस रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगी और वो ग्लाइकोसूरिया के थ्रू पास होगी, और इस तरीके से ये हाइपरग्लाइसीमिया को जो है वो इंक्रीज करने से हाइपरग्लाइसीमिया कम करता है। नेक्स्ट, और जो इसके हमें पता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज है इसके साथ जो लिंक्ड है वो हाइपर इंसुलिनीमिया है, और ये हाइपर इंसुलिनीमिया के साथ जो लिंक्ड है और उसी की वजह से जो डायबिटीज के जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क में जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया के साथ साथ डिसलिपिडीमिया भी हो रहा है, हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के थ्रू डैमेज टू द ब्लड वेसल्स है, क्लॉटिंग एब्नॉर्मलिटीज है और इन्फ्लेमेशन है। आप सब लोगों ने ओमनियस ऑक्टेट तो पढ़ा होगा। ओमनियस ऑक्टेट क्या होता है? ओमनियस ऑक्टेट जो 8 कोर डिफेक्ट्स होते हैं ना डायबिटीज के अंदर, कि सिर्फ ये नहीं है कि भाई इसमें हम लोग जो हमेशा से पढ़ते थे कि भाई इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और फिर आया इंक्रीटिन इफेक्ट, और इंक्रीटिन के बाद फिर और दूसरी चीजों के ऊपर भी आ गया। जी कुछ कहना चाहते थे? अब तो एग्रीगेस 11 की बात हो रही है जी, एग्रीगेस 11। हाँ, अब इरेगेस 11 भी आ गया। वेरी गुड, जबरदस्त। यानी ओमनियस ऑक्टेट यानी 8 कोर डिफेक्ट के बाद 3 और डिफेक्ट भी आ गए जिसको इरेगेस 11 भी कहते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल एब्नॉर्मलिटी है, यानी कि किडनी का रोल है, ब्रेन का रोल है, GIT का रोल है, गट माइक्रोब्स का रोल है, यानी ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए जो मल्टीपल एटियोलॉजी की जो मेडिसिन हैं वो सारे जो है वो रोल प्ले कर रही है इन दी मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। नेक्स्ट, और अब इसमें जो बड़ी आप लोगों को दूर से नहीं दिख पाई हुई, लेकिन इसमें मैं क्विकली बता दूं कि ये जो CV आउटकम के साथ जो इसका रिलेशन है SGLT2 का, वो ज्यादातर एक तो ग्लाइकोसूरिया जो मेन रोल है इसका, जिसके थ्रू हाइपरग्लाइसीमिया को कम कर रही है, इसके साथ नेक्ट्यूरेसिस और ऑस्मोटिक डायूरेसिस, यानी जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सोडियम जब लॉस हो रहा है तो उसमें वाटर की भी लॉस होती है, तो उससे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो ये एक बेनिफिशियल इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का भी। और उसके साथ साथ HbA1c, जब ज्यादा फास्टिंग रैंडम कम होंगे तो HbA1c भी इन द लॉन्ग रन कम होगा।
और इसके साथ साथ जो विसल एडिपोसिटी है, जो उसको लिपोप्रोटीन के हवाले से जो उसमें जो ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का जो पार्ट है, जब लिपिड में नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली एडिपोलाइसिस होगी और वो वेट रिड्यूस भी होगा, और जब कैलोरीज लॉस होंगी तो उससे भी वेट रिड्यूस होता है। तो ये एक उसके एडिड एडवांटेज मिलते हैं। और इसकी वजह से हार्ट के ऊपर जो एक प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर को भी कम होने से जो हार्ट की जो स्ट्रेंथ है, मायोकार्डियल परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट, तो ये सारे सीवी आउटकम जो है वो इसके लिए रहते हैं। और इसीलिए जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज जो किडनीज और हार्ट के साथ जो लिंक्ड है, उनमें ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना, बॉडी वेट होना, आर्टियल स्टिफनेस कम होती है, इंट्रा आर्टियल प्रेशर जिसे रिड्यूस करना कहते हैं, कार्डिक फंक्शन इंक्रीज होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट था कि कार्डिक ऑक्सीजन जो डिमांड है वो कम हो जाती है, हाइपोक्सिया का चांस कम होता है, जिसकी वजह से जो हार्ट मसल्स है वो डैमेज कम से कम होते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। सोडियम का की डिप्लीशन तो वैसे ही है कि जब लॉस कर रहा है ये वाटर के साथ साथ, फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा और इनडायरेक्टली ग्लूकागॉन को भी रिड्यूस करेगी ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके। और एडिशनल बहुत सारे मैकेनिज्म इसके थ्रू ये कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट है। और अल्टीमेटली दे ऑल लीड टू डिक्रीज द कार्डियोवैस्कुलर जो आउटकम्स के जो हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डेथ हुई या ओवरऑल मॉर्टेलिटी हुई या हार्ट फेलियर हुई या हॉस्पिटलाइजेशन हुई ड्यू टू हार्ट फेलियर या सीवीए के भी चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ये अल्टीमेटली इसका आउटकम मिलता है। नेक्स्ट, ये 2019 में जो गाइडलाइंस बनी थी जो डायबिटीज मैनेजमेंट की, और ये सारी कंसेंसस वाली गाइडलाइन थी, यानी जो ADA ESD सब ने मिलजुल के दी थी। और उन्होंने कहा था कि पहले नंबर पे हम डिवाइड कर देंगे, जब भी डायबिटीज की मैनेजमेंट आएगी तो पहले हमें ये देखना हो कि ASCVD रिस्क है या नहीं है। अगर ASCVD रिस्क होगा तो फिर हमें ट्रीटमेंट मोडेलिटीज कुछ और देनी होंगी, यानी ऐसी दवाएं देनी होंगी जिसमें कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट हो। तो कौन सी ड्रग्स हैं जो जिनका कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट प्रूवन है जो हमें देनी होगी? कोई बताएगा आप लोगों से? कौन से? DPP-4 इनहिबिटर्स का डायरेक्ट बेनिफिट की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि जो SGLT2 एंड GLP की भी आवाज है जबरदस्त। तो दो ड्रग्स हैं हमारे पास जिनका प्रूवन है। जो DPP-4 है वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल, आजकल न्यूट्रल का रोल बहुत है ना, तो न्यूट्रल्स जो है वो बेसिकली ये काम कर रहे हैं। और अच्छा तो न्यूट्रल्स में ये इट मीन्स कि वो जो टिकॉस ट्रायल था सीटाग्लिप्टिन के ऊपर, तो उसने ये बताया था कि नॉन इंफीरियर, कि ये इंक्रीज रिस्क नहीं करेगा कार्डियोवैस्कुलर के अंदर। तो बाहर इसी में दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक अगर ब्राउन में देखेंगे तो वो जिनको स्टेब्लिश कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है, और ग्रीन वाला वो पार्ट है जिनको नहीं है। तो जिनको है अगर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, किसी को पता है कि हार्ट अटैक होने का चांस या हो चुका है या होने वाला है, यानी जिसको फैमिली हिस्ट्री के साथ है, किडनी भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज है, तो उसमें हमें लाजमी GLP-1 देना होगा। और GLP-1 तो हमें पता है कि आजकल हमारे पास जितने भी GLP-1 है, दुनिया में तो खैर ओरल भी आ गए, लेकिन हमारे पास GLP ज्यादा इंजेक्टेबल्स हैं और जरा कॉस्टली भी हैं। तो इसलिए हमारे सेटअप में थोड़े से जरा मुश्किल होता है लोगों को परचेस करना और इसका बेनिफिट देना। लेकिन SGLT2 ये बहुत ही ज्यादा हमारे पास मौजूद है और बहुत ही अच्छे ब्रांड्स विद लो कॉस्ट भी अवेलेबल हैं। तो हम उसका बेनिफिट जो है वो जरूर दें ताकि हम उसके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम करें। तो ये ESD 2019 में गाइडलाइन आ गई थी, और अभी भी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस है कि हमें इसके ऊपर फॉलो करना है अगर हमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्योंकि डायबिटीज में जैसे हमने पहले देखा था कि कार्डियोवैस्कुलर मेन इशू है, तो उसको हमें ओवरकम करना है। इससे पहले की भी कुछ बात है कि 2007 में पूरी दुनिया की जितनी भी एसोसिएशन थे उन्होंने ये बात तय कर ली थी कि कोई भी ड्रग उस वक्त तक नहीं आ सकती मार्केट में जब तक कि वो कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी के मराइल को न तय कर ले, यानी बता न दे कि भाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो ये ना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास पहले वो ड्रग्स आई थी, जैसे ग्लिटाजोन्स आई थी,
और ग्लिटाजोन आने के बाद वो एकदम मैजिकल ड्रग साबित हुई और बहुत, और अभी भी स्टिल दे आर वेरी गुड, बट ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन और कार्डिक जो इश्यूज आए तो उसको फिर हमें वार्निंग के साथ जो है वो देना शुरू किया और इसलिए देते हैं। लेकिन इस ड्रग के साथ जितने भी ट्रायल्स मौजूद हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और उसके बाद अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर रिस्क नहीं है तो फिर हम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम उसको DPP-4 भी दे सकते हैं, GLP भी दे सकते हैं, थायरोइडिन डायोन्स भी दे सकते हैं और कॉम्बिनेशन में जो कुछ भी देना चाहे हम दे सकते हैं। उसमें बस ये चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा, अगर ओबीज है तो हम ऐसी ड्रग ना दें, सल्फोनेरिया ना दें कि वो सल्फोनेरिया दी तो पता चला और वेट गेन और हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो और वो ईटिंग बढ़ाएगा तो वो और ज़्यादा फिर वो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस और सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो उसमें भी हमें नॉन अगर कार्डिक पेशेंट भी है तो भी हमें अगर ऐसी ड्रग दे दें कि जिसमें चांसेस वेट गेन के और हाइपोग्लाइसीमिया के ना हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। नेक्स्ट हाँ, ये इसी की डिटेल में है कि सारे SGLT2 और DPP-4 जो है वो यूज किए जा सकते हैं और ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के तौर पर जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट और मेटफॉर्मिन तो उसके साथ है, इनको हम क्विकली गुजार देंगे, बहुत ज्यादा है, मतलब मेरा इरादा था कि मैं सारी सुनाता आपको जितनी स्टडीज हैं, सैरी वेरी के बाद हम खत्म करते आराम से सवाल खत्म कर जी लेकिन मुझे ख्याल आ गया, मैंने कहा नहीं भाई जी तो ये SGLT2 के ऊपर बहुत सारे ट्रायल 2015-16 से स्टार्ट हुए हैं और इसमें सारे के सारे हर उसके साथ है एम्पा के ट्रायल, कहना तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, डैपाग्लिफ्लोजिन और इन सब के सारे ट्रायल्स मौजूद हैं और वेल इस्टेब्लिश ट्रायल्स हैं जो कि इसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एम्पारेक आउटकम ट्रायल है जो कि हमारे रियासत भाई का पसंदीदा ट्रायल है। मैंने इसीलिए कहा था कि एक्सपर्ट पे बिठा दे तो थोड़ा सा इनको बताएंगे। तो एम्पारेक जो आउटकम ट्रायल था उसके अंदर भी जो यहीं से कहानी शुरू हुई थी, एम्पाग्लिफ्लोजिन का जो डायबिटीज के साथ जो रोल है HbA1c को रिड्यूस करने में और वेट और हाइपोग्लाइसीमिया का इंसिडेंस कम होने में और जितने भी प्राइमरी आउटकम थे जो अभी हमने डिस्कस किए, मेस यानी मेजर एडवर्स कार्डिक इवेंट्स को जो है वो कम किया और उसके थ्रू जो है वो फिर इन्होंने अपनी जगह को 2016 के बाद से एस्टेब्लिश किया और स्टिल चलती ही चली जा रही, जितनी भी स्टडीज आती जा रही है उसको आगे बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट और ये इसी का है कि ऑटोमेटिकली एम्पारेक के ट्रायल्स के थ्रू जो है 38% कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क कम हुआ, 35% हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू हार्ट फेलियर कम हुई और 32% ऑल कॉज मोर्टेलिटी जो है वो कम हुई, जो हैजार्ड रेशियो के थ्रू जो दिख रहा है। और इसमें एम्पा का जो किडनी के फंक्शंस है उसके अंदर भी जो है वो इसका जो था आउटकम वो बहुत ही जबरदस्त देखा गया एज कम्पेयर टू प्लेसिबो के एम्पा से किडनी फंक्शन भी बेहतरीन हो गया। नेक्स्ट और ये इसी का कंक्लूजन है कि ओवरऑल जो एम्पाग्लिफ्लोजिन है उसने कार्डियोवैस्कुलर और रीनल सेफ्टी को बेहतर है। इसके नेक्स्ट कीजिए, ये एम्प्राइज ट्रायल है। एम्प्राइज ये बेसिकली रियल वर्ल्ड एविडेंस यानी जिसमें ओवरऑल जब ये मार्केट में यूज होना शुरू हुई सारी तो उसके बाद जो हजारों लाखों पेशेंट्स का जो डाटा डेवलप हुआ जो चल रही है रियल वर्ल्ड के अंदर, तो उसी के कुछ इंटरिम रिजल्ट्स जो थे और उन्होंने भी इस बात को एस्टेब्लिश किया कि ये जो है उसके जो कार्डियोवैस्कुलर आउटकम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर खासतौर पे इसमें सीटाग्लिप्टिन के साथ और एम्पा की जब कवर देखा गया तो जो एम्पाग्लिफ्लोजिन था उसके जो बेनिफिट्स थे वो ज्यादा मिले एज कम्पेयर टू सीटाग्लिप्टिन। नेक्स्ट और पीजी के जो इंटरिम रिजल्ट एनालिसिस फ्रॉम एम्प्राइज शोज दैट दी कंपेयर्ड विद सीटाग्लिप्टिन द इनिशिएशन ऑफ एम्पा वाज एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क ऑफ hospitalization due to heart failure among patients with type 2 diabetes as treated in routine care with and without a history of cardiovascular disease. Next is the Emperor Reduced trial. Emperor Reduced trial basically वो पेशेंट जिनके हार्ट फेलियर के साथ जो आए और उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस हुआ, उनमें भी इसका बेनिफिट जो है वो दिया, जो एम्परर रिड्यूस ट्रायल था। और उसमें दोनों ग्रुप्स लिए गए थे, वो ग्रुप भी था जिनको डायबिटीज थी और जिनको विदाउट डायबिटीज भी
जो जिनको हार्ट फेलियर था उनके अंदर भी यूज किया था। एम्परर रिड्यूस ट्रायल जो है वो आया था नेक्स्ट। और इसके अंदर इसी तरीके से प्लेसिबो के साथ जो है वो इक्वल नंबर सेलेक्ट करके देखा गया नेक्स्ट। और इसमें जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन इसमें भी बहुत अच्छी देखी गई कि 25% रिस्क रिडक्शन ऑन ड्यू टू द कार्डियोवैस्कुलर डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन। फिर फर्स्ट एंड रिकरेंट हार्ट फेलियर हॉस्पिटलाइजेशन ये भी कम हुई और ओवरऑल रीनल इवेंट भी जो है वो 50% तक जो है वो कम हुए थे इसके अंदर नेक्स्ट। और इसी तरीके से एम्पाग्लिफ्लोजिन की जो मल्टीपल स्टडी है सिर्फ एक स्लाइड मैंने ली है लेकिन इसलिए कि ताकि एक ओवरव्यू मिले, आप सब माशाल्लाह समझदार हैं। इफेक्ट ऑफ एम्पा ऑन मोनोथेरेपी यानी कि अकेले अलोन भी इसको जो है वो यूज किया गया और उसके कंपेरेबल रिजल्ट्स जो है वो दूसरे के साथ देखे गए नेक्स्ट। और इसी तरीके से एम्पाग्लिफ्लोजिन एड ऑन टू मेटफॉर्मिन, जो कि हमारे पास मोस्टली यही पेशेंट होते हैं कि हम सबसे पहले मेटफॉर्मिन देते हैं और मेटफॉर्मिन के साथ जब एड ऑन करेंगे एम्पा को तो उससे फिर जो है वो इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो काफी ड्रास्टिक रिजल्ट आते हैं कि जो सिर्फ अलोन मेटफॉर्मिन हमारे पास नहीं कवर हो पा रहे। तो जब हमने इसको एड ऑन किया तो उससे जो काफी ड्रास्टिक बेनिफिट जो है वो नजर आना शुरू हो गया नेक्स्ट। इसी तरीके से इनिशियल कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पा एंड मेटफॉर्मिन बाद दफा हम डायरेक्टली भी दोनों को स्टार्ट कर लेते हैं कि यानी हमारे पास देखते हैं कि अगर HbA1c भी ज्यादा है, कंट्रोल ठीक नहीं है तो हम एम्पाग्लिफ्लोजिन विद मेटफॉर्मिन, जरूरी नहीं कि पहले हम मेटफॉर्मिन पे आए उसके बाद फिर हम एम्पा दें या एड ऑन करें, तो हम पहले ही स्टेप पे दोनों को भी एक साथ दे सकते हैं। तो उसका भी ये ट्रायल्स जो है वो मौजूद हैं जिससे इसका बेनिफिट जो है वो नजर आ रहा है नेक्स्ट। और इस तरीके से इंसुलिन के साथ खासतौर पे जो बेजल इंसुलिन के साथ भी इसका जो यूज है उसके ट्रायल्स भी बेहतर है कि इसमें HbA1c रिडक्शन और इवन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट जो इंसुलिन के साथ यूज कर रहे हैं उसमें डोज ऑफ इंसुलिन भी डिक्रीज हो गई है। तो ये एक एडवांटेज होता है। उमूमन हमारे मरीज हैं जिसमें हमारे बेजल बढ़ाए चले जा रहे हैं और बढ़ाना पड़ती हैं, जब कंट्रोल नहीं आता तो बढ़ाते ही चले जाते हैं और अल्टीमेटली वो वेट गेन भी और फिर हाइपो भी और इस तरीके से फिर और डोज बढ़ती है तो और ज्यादा एक विशियस सर्किल में फंस जाता है। तो जब हम इसको एड ऑन करते हैं तो उससे फिर ये कि इंसुलिन की डोजेज भी कम हो जाती है नेक्स्ट। और इसी में फिर ये सल्फोनालूरिया के साथ भी जो है इसको यूज करके जो आमतौर पे सल्फोनालूरिया के साथ जो वेट गेन होता है तो इसमें चांसेस ऑफ वेट गेन कम है और इवन के जो ब्लड प्रेशर रिडक्शन है वो भी एक हमें मिलती है। इसमें वेट रिडक्शन और ब्लड प्रेशर रिडक्शन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें अगर जब हम SGLT2 यूज करते हैं तो सीरियली हमें देखना पड़ता है कि बाद दफा हमें डोज को कम करना पड़ता है। अगर मिसाल के तौर पर कोई 10 मिलीग्राम अगर कोई ले रहा है तो उसे 5 करना पड़ रहा है तो बाद दफा डोजेस को कम भी करना पड़ता है नेक्स्ट। तो फाइनली इट लोवर्स द HbA1c level, low risk of hypoglycemia, lowers the blood pressure up to the 5 limit of mercury and it decreases the weight with it also protect the kidney, regenerate beta cells क्योंकि ये बीटा सेल्स को पर तो काम नहीं कर रही है क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा सेल फंक्शन है तो बीटा सेल को प्रिजर्व भी करेगी और improve arterial stiffness, reduce all cause mortality of the MACE यानी major adverse cardiac events and reduce the risk of heart failure and hospitalization. Next. Finally एक स्लाइड मैंने डाली थी, इसमें ये था कि जो इसके जो एम्पाग्लिफ्लोजिन या SGLT2 के किडनी रमजान ट्रायल्स भी बहुत सारे आ गए हैं। इवन जहां पे कि अगर किसी का अभी रोजा शुरू हो रहा है तो न्यू पेशेंट में तो कभी भी ट्राई ना करें और ये एडवाइजेबल भी नहीं है। एटलीस्ट कम से कम रमजान से 4-6 हफ्ते पहले उसकी सारे पैरामीटर्स को देखते हुए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो रमजान में भी इसके जो ट्रायल्स जो बता रहे हैं कि वो बहुत ही इफेक्टिव रहे और उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का इंसिडेंस और कंट्रोल का इंसिडेंस जो है बहुत अच्छा रहा है। तो इस तरीके से जो है वो बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है। नेक्स्ट, बाकी साइड इफेक्ट हम पता है कि दवाई देने से पहले हमें उसको एक्सक्लूड करना है कि कोई इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो, डिहाइड्रेटेड ना हो और एक्स्ट्रा उसको थोड़ा सा पानी वानी का जो इनटेक है वो ज्यादा कराएं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तो इन चीजों का ख्याल तो हमें रखना ही होगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।
काइंड लिखने। जी जी सर। इनका आपने रमजान की बात की तो किस वक्त देनी चाहिए ये बहुत जबरदस्त सर। देखें इसमें जो ज्यादातर है हम लोग यही करते हैं कि इफ्तार के बाद दे दें। उमूमन सहरी के बाद भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादातर चूंकि एक रिस्क ऑफ पोलीयूरिया वैसी जिसको जो कोई दवाई भी नहीं खाता फिर भी रमजान में सहरी के बाद उसे एक दो दफा उठना होता है क्योंकि इतना हम पानी लोड कर लेते हैं, तो ज्यादा बेहतर ये कि इफ्तार के बाद दे देते हैं। जी सर। थैंक यू वेरी मच। ईएफआर के हवाले से कट ऑफ लाइन क्या है? एक मिनट रुक जाए हाँ थोड़ा सा। हाँ हाँ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर अब्दुल रशीद प्लीज कमेंट ऑन द टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये भी बताइएगा कि ये मसला चल रहा है कि कार्डियोलॉजिस्ट की ड्रग है या डायबिटोलॉजिस्ट की ड्रग। देखिए जी, मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और ये आप लोगों की दवा नहीं है, हमारी दवा है। 100 बात की एक बात है, इसलिए कि ये जो दवा आई 2014 में आई थी और 2014 के बाद इसकी जो इस पर रिसर्च हुई है, इसने जितने बेनिफिट दिए हैं उससे हम ये कहते हैं कि ये इज नो मोर डायबिटिक मेडिकेशन, इट इज प्योरली कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशन। इसके जो इफेक्ट्स हैं कार्डियोवास्कुलर के, जो तमाम की तमाम ट्रायल्स में इसके बेनिफिट में मिले हैं। किसी भी कंडीशन में लें, कोई भी इसमें अलोन लें या इन कॉम्बिनेशन में लें, तो वी हैव फाउंड वेरी गुड ड्रग। वाई डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड सिंपल बात ये है कि सोडियम रिएब्जॉर्प्शन को ये रोकती है। जब सोडियम रिएब्जॉर्प्शन को रोकती है तो साथ में ये फ्लूइड को बाहर निकालती है। जब दोनों निकलता है तो ब्लड प्रेशर वो है ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर आप इसको नहीं देंगे। एल्डरली के अंदर भी ये मसला होता है कि थोड़ा डिहाइड्रेशन एलिमेंट होता है, उसमें आप नहीं देंगे। इसी तरह किडनी फंक्शन के अंदर अगर इस GFR जो है 45 से कम है तो भी आप कॉशन देंगे, और अगर लेस देन 30 है तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उन पेशेंट के अंदर। इसी तरह के एक्यूट हार्ट फेलियर में आप अब तो ये कहा गया है कि एक्यूट हार्ट फेलियर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बेटर कि थोड़ा स्टेबल हो जाए उसके बाद आप इसको दे सकते हैं। वॉट एवर द बेनिफिट वी हैव सीन विद एम्पेग्लाइड विद द हार्ट फेलियर, डेफिनेटली कि 4 पिलर हैं जो पेशेंट को हार्ट फेलियर में ट्रीट किए जाते हैं। नंबर 1 बीटा ब्लॉकर, आर्नी, डायबिटिक एंड SSG2 इनहिबिटर। अगर आप SSG2 इनहिबिटर नहीं देते हैं तो हमारे लिए होता है कि जी आप यू डूइंग ए क्राइम टू द पेशेंट, कि पेशेंट को जो है ना हार्ट फेलियर से बचने के लिए या फर्दर इवेंट बचने के लिए SSG2 इनहिबिटर लाजमी अंटिल अनलेस इट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड या कुछ कंडीशन देखने की बात है। तो इस लिहाज से तो क्या नाम है, दिस इज बहुत अच्छी बात है कि इसके ऊपर बातचीत हो रही है, लोगों का अंदाजा हो रहा है कि जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान में और दुनिया भर में वो कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हैं। बाकी जगहों पे कम हो गए, हमारे यहाँ अभी भी इसके इवेंट बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ रहा है, क्योंकि डायबिटीज बढ़ रही है। असर हमारे पास है ही नहीं, बाकी लोग करते नहीं है। तो इसको रीजन यही है कि दी कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज के जो आप 10 अगर डेटा लेंगे तो पाकिस्तान में कोई भी लोवेस्ट लेवल पे नहीं आ रहा, वो या तो माइल्ड मॉडरेट लेवल पर आ रहा है, इस सीवियर लेवल पर आना मतलब ये कि लेस देन 5 पे तो कोई नहीं आ रहा, 5 से 15 के दरमियान में, ये 15 से 20 और 20 से ऊपर पे ज़्यादा लोग एथेरोस्क्लेरोटिक आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ के बाद जो लाइफ स्टाइल है, खाने पीने की बात है, सिगरेट की बात है, इन तमाम चीज़ों की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और जैसे आपने बताया कि वी आर सीइंग यंगर पेशेंट्स विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अभी परसों ही क्या नाम है हमारे पास आया हार्डली 24 ईयर्स ओल्ड बच्चा, जिसने अभी क्या नाम है अब किए, ही केम विद एक्यूट ऑफ एंटीवाल MI। क्या करेंगे आप, अब उसकी जिंदगी तो शुरू नहीं की। तो दिस इज द थिंग कि हमें इस चीज़ पे रखना है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली कि अगर डायबिटीज को है, ये प्री डायबिटिक है, तो आप इसको एम्पेग्लाइजिन जरूर दें टू सेव द कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। Thank you very much. Now I request Dr. Najm F. Mahmoodi, please give your comments on that. नहीं, मैं पहले तो ये कहूँगा कि बहुत बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें तो बहुत चीज़ें थी जी, बिल्कुल। और डॉक्टर फरीद ने उसको बहुत अच्छे से कवर किया, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अनटच रह गई हैं और बहुत तशनगी रह गई है। जैसे मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि इसका जो रीनल बेनिफिट्स है, कार्डिक बेनिफिट्स तो बहुत वाज़ेह है कि क्यों है हो रहा है, रीनल बेनिफिट्स जो है उसका क्या मैकेनिज्म है, और क्या वो पेशेंट जिनका क्रिएटिनिन हाई आ रहा है
उनको देने से इनका क्रिएटिनिन इम्प्रूव होता है, और क्या इससे उनका जो है EGFR इम्प्रूव होता है, ये वो डाइट। जी देखिए, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो माइक्रो एल्बुमिनुरिया की स्टेज पे तो बिल्कुल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इवन के जितनी स्टडीज जो पढ़ी हैं हमने और आपने भी देखी होंगी कि वो माइक्रो एल्बुमिनुरिया को रिड्यूस भी कर देती है। जिस तरह डॉक्टर रशीद ने भी कहा, और वैसे भी है कि EGFR इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम देखें तो उसमें ये होता है कि अगर हमें 45 तक नो इशू, 30 से नीचे है तो फिर तो नहीं देंगे, क्योंकि इसमें फिर रिस्क ये होगा कि ज़्यादा कि जब किडनी फंक्शन कम होगा और फिल्ट्रेशन उसकी होगी तो और ज्यादा रीनल शटडाउन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पायलोनेफ्राइटिस के चांसेस जी बहुत ज्यादा हो बिल्कुल। जाते हैं। तो इस कंडीशन में तो हमें नहीं देना होगा। तो EGFR इज अ कट ऑफ कि जिसके थ्रू हमें इसको देना है या नहीं देना, या रिड्यूस डोज में देना है या किस तरह का देना है। लेकिन बिफोर यानी 30 से अबव अगर EGFR है तो उसमें तो बेनिफिट मिला है, देखा ये गया कि EGFR अच्छा हो गया है। हाँ, अब मैकेनिज्म में वही सारे हैं जिसमें एक तो हमारे पास डायलिसिस यानी जो इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को कम कर रही है ना, प्रॉक्सिमल जी पॉसिबल एक ये है कि जिसमें, और जो इंट्रा आर्टीरियल जो प्रेशर है, सोडियम के जो प्रेशर है उनको जो कम करिए तो रिलैक्स होंगे ग्लोमेरुलस, इस तरीके से इनका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बस इफेक्ट मेनली